मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहा हूं जो द्विघात समीकरण से रिलेट करता है। मैं बता दूं, जो विद्यार्थी क्लास 9 से लेके 12th तक और साथ साथ कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम सब जानते हैं कि इस द्विघात समीकरण से रिलेटेड किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। और मैं बता दूं, द्विघात समीकरण के साथ साथ समीकरण पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि समीकरण से ही बढ़कर के द्विघात आया, त्रिघात आया, चतुर्थ आया, जो भी आया। तो हम बात करते हैं पहले समीकरण की। समीकरण होता क्या है? समीकरण क्या होता है कि चर का एक ऐसा मान जो दिए गए पदों को संतुष्ट कर देता हो, में समता के दोनों साइड के मानों को क्या करता है? इक्वल कर देता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 2x + 5 = 8 + 3x। सपोज करिए, कल्पना करिए कि यह एक समीकरण है। चर का मान इधर भी है और चर का मान इधर भी है। चर का एक ऐसा मान होगा जो इधर के मान और इधर के मान दोनों को क्या कर देगा? इक्वल कर देगा। उसी को हम समीकरण कहेंगे। ओके, अब समीकरण में आता है जैसे रैखिक समीकरण। समीकरण निम्न प्रकार के होते हैं। समीकरण क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। देखिएगा, समीकरण निम्न प्रकार के कौन कौन होते हैं? जैसे पहला ले लीजिए, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। दूसरा ले लीजिए, द्विघात समीकरण। अगला ले लीजिए तीसरा, त्रिघात समीकरण। अगला ले लेते हैं चौथा, चतुर्थ घात समीकरण। चतुर्थ घात समीकरण। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि हवा हवाई बस बात करना है, कोटा पूरा करना कि हमने द्विघात समीकरण पढ़ लिया। मींस समीकरण जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक समीकरण होता है, दूसरा द्विघात समीकरण होता है, तीसरा त्रिघात समीकरण होता है, चौथा चतुर्थ घात समीकरण होता है। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। देखिए, जब भी आप पढ़ाई करें, जैसा कि हमने बताया, कॉपी और कलम लेके बैठे। जो लगे कि ये नोट कर लेना चाहिए, उसे बेहिचक नोट करने की कोशिश करें। सिर्फ वीडियो को देखा ना, देख करके उसका लाभ उठाएं। तो रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है? ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम एक घात होता है। क्या मैंने बोला? कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम एक घात होता है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। दैट्स क्लियर। दूसरा, द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम दो घात हो, यानी जो चर होगा उस चर पर कितने घात होंगे? अधिकतम दो घात होंगे। उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। त्रिघात समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम 3 घात होता है, उसे हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। ओके। चतुर्थ घात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम 4 घात हो, उसे चतुर्थ घात समीकरण कहते हैं। यानी सिंपल वे में मैं कहूं कि रैखिक समीकरण में चर पर 1 घात, द्विघात समीकरण में चर पे 2 घात, त्रिघात में चर पे 3 घात, चतुर्थ घात में चर पे 4 घात होता है। उसे हम चतुर्थ घात, त्रिघात, द्विघात, रैखिक समीकरण कहते हैं। आसानी से परिभाषा आप दे सकते हैं। अब कॉपी और कलम लिए रहेंगे तो आप इसको लिख लेंगे। परिभाषा रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्थ घात समीकरण का। अब हम बात करते हैं किसका? रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिएगा। रैखिक समीकरण में क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम एक घात हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे सपोज करिए, कुछ एग्जांपल लाके रख दिया गया।
20-25 एग्जाम्पल दे दिया गया और उसमें कहा गया कि इसमें छांटिए कि कौन किस प्रकार का समीकरण है। तो आप जरा सोचिए, जब तक हम उसके डिफिनेशन को जानेंगे नहीं तब तक हम छांट नहीं पाएंगे। ये तो तुक्का ना मारेंगे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। ओके, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम एक घात हो, मीन्स लिखेंगे ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम एक घात हो, अधिकतम एक घात हो, उससे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, चर पर अधिकतम एक घात वाले को रैखिक समीकरण कहते हैं। ओके, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो समीकरण निकल के आता है वो कई प्रकार का होता है। जैसे हम कहते हैं एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण, तीन चर राशि वाला रैखिक समीकरण। जैसे मैं कहूं कि 2x + 5 = 3, एक किस प्रकार का है, एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें देखिए एक चर है। थोड़ा सा मैं यहां पे आपको बताऊं कि चर और अचर क्या होता है। चर और अचर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। चर और अचर क्या होता है, तो चर का मान निश्चित नहीं होता है, यानी A to Z अक्षर जो होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं, क्योंकि उसके मान क्लियर नहीं होते हैं। अचर जो होता है उसके मान फिक्स होते हैं, क्लियर होते हैं। जैसे यहां पे जो मैंने एग्जांपल उठाया कि 2x + 5 = 3 है ना, तो आप ये बताइए 3 अचर है, 5 अचर है, 2 अचर है, ये तो फिक्स मान है। 3 है तो 3 है, 3 को हम 15 नहीं कह सकते हैं, 25 नहीं कह सकते हैं, कोई दूसरा मान नहीं कह सकते हैं। अब आप इसके बारे में सोचिए, ये चर x है, x का क्या मान हो सकता है, ठीक है, x का कौन ऐसा मान हो सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सवाल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 5x, इसमें चर का क्या हो सकता है, हम कोई बताएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो सकता है। भाई चर के मान क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं सर, ठीक है ना। तो वही मैंने बोला कि जो ऐसा समीकरण है जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम एक चर हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। बोले तो एक चर वाला राशि वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब अगर एक और कहते हैं 2x + 5y = 3, सपोज करिए, एक किस प्रकार का समीकरण हो गया, ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण हो गया। कैसे हुआ, तो एक चर आपका यहां है और एक चर आपका यहां है। देखिए चर कोई भी होगा, याद रखिएगा, चर कोई भी होगा उस पे अधिकतम कितने घात होंगे, एक घात होंगे, और चर का मान फिक्स नहीं होता है। तो ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण हो गया। तीन चर राशि वाले रैखिक समीकरण, x + 5y + 2z = 8, सपोज करिए, एक किस प्रकार का समीकरण हुआ, ये तीन चर राशि वाला रैखिक समीकरण हुआ, क्योंकि इसमें तीन चर है, 1 2 3 हो गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं 2m - 3p 4q = 0, ये भी आपका तीन चर वाला हुआ, क्योंकि m का मान फिक्स नहीं है, p का भी मान फिक्स नहीं है, q का भी मान फिक्स नहीं है। क्लियर। अर्थात जब आपसे कोई पूछेगा कि रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या देंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम एक घात हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर। ये जितने भी एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखे वो सब किसके उदाहरण है, रैखिक समीकरण के उदाहरण, बट अलग अलग समीकरण का नाम दिया जाएगा। इसे एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण, इसे दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण,
इसे तीन चर राशि वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। ओके, क्लियर? जिसमें एक चर रहेगा तो एक चर राशि वाला, दो चर रहेगा तो दो चर राशि वाला, तीन चर रहेगा तो तीन चर राशि वाला। पहले हम रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं सर, सवाल हम बाद में बताएंगे। पहले आप इस पूरे टॉपिकों को पहले बढ़िया से समझ लीजिए। पूरे टॉपिकों को, द्विघात समीकरण में क्या क्या आता है, कैसे होता है, उसको पहले जब समझ लेंगे तो सवाल आप आसानी से भी लगा सकते हैं और अपने मन से भी कुछ सवाल बना सकते हैं। चलिए एक और मैं बता दूं, जैसे समीकरण में आता था कि मींस जैसे मैं कहूं कि 2x + 5y = 8 इक्वेशन फर्स्ट, और एक मैंने लिख दिया 3x - 4y = 14 समीकरण 2। ये सवाल मैं बस लिख रहा हूं, सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, दो चर राशि वाले समीकरण हैं। तो यहां पे कितने समीकरण हैं, दो समीकरण। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह के सवाल समीकरण में आते हैं तो उसे हम कैसे हल करते हैं। तो इसे हल करने की तीन विधि होती है। कौन कौन होती है मैं बता भी रहा हूं। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है व्रज गुणन विधि। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम लगाते हैं। जैसे इस तरह का कोई समीकरण आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है व्रज गुणन विधि। तीनों में हम थोड़ा थोड़ा बता दें। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी समीकरण, कोई एक समीकरण लिया जाता है, उस समीकरण में जो दो चर होते हैं, एक चर को दूसरे चर में बदल लेते हैं, फिर उस मान को दूसरे समीकरण में रख देते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं, x के मान को y के रूप में प्रतिस्थापित कर लेते हैं, या तो हम y के मान को x के रूप में प्रतिस्थापित कर लेते हैं किसी भी समीकरण को लेकर। तो फिर बाकी उस मान को दूसरे समीकरण में हम क्या करते हैं, पुट अप कर देते हैं। ठीक है। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को इक्वल करना होता है। जब तक आप एक चर को इक्वल नहीं कर लेंगे तब तक आप उसे हल नहीं कर सकते हैं। तो विलोपन विधि में होता है कि किसी एक चर को बराबर करना होता है, चाहे आप x के चर को बराबर कीजिए, चाहे y के चर को बराबर कीजिए। ठीक है, या जो भी चर दिया रहता है उस चर को लेके चलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है तो घटाते हैं, दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है तो घटाते हैं। अगर एक के आगे प्लस का चिन्ह होगा और एक के आगे माइनस का चिन्ह है तो जोड़ते हैं। ठीक है। तो कटता है, तो जब एक चर कट जाता है तो दूसरा चर बचता है, तो उस चर का मान आता है। फिर उस चर के मान को किसी समीकरण में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, किसी समीकरण में हम रख देते हैं। फिर जब उस चर का मान आता है तो उस चर के मान को हम दूसरे समीकरण में रख के अननोन चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा जो होता है विलोपन विधि, जो व्रज गुणन विधि, इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से दोनों समीकरणों को तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद जो व्रज गुणन खंड विधि का जो सूत्र होता है, x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1 में रख करके तुलना करते हैं। एक बार इसका इससे, एक बार इससे तुलना करके x और y के मान को हम निकाल लेते हैं। ओके। तो इस तरह से समीकरण जो होते हैं, अगर दो चर राशि वाला समीकरण है, रैखिक समीकरण है, तो उसको हम प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, व्रज गुणन खंड विधि से हम इसे सरल करते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण का, कि द्विघात समीकरण को कैसे सरल करते हैं।
द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं? प्लीज, ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम दो घात होता है, ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम दो घात होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे द्विघात समीकरण को क्या कहते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? यह एक द्विघात समीकरण हुआ। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या हुआ? एक द्विघात समीकरण हुआ। अब इसमें जो a है, b है, c है, ठीक है ना, ये क्या है? एक अननोन है। a b c का मान अचर है, क्योंकि a b c जो है एक अचर राशि है और x क्या है? एक चर राशि है। x का मान 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान दीजिएगा। x का मान 0 नहीं हो सकता, अर्थात ये जो फार्मूले होते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक सूत्र जो होते हैं उसमें x का मान 0 नहीं हो सकता। अब आप ही जरा सोचिए कि अगर x बराबर 0 हो जाता तो क्या ये समीकरण रह जाता? क्योंकि ये भी 0 बना देता, ये भी 0 बना देता। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी संख्या में या किसी अंकों में 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। दैट्स क्लियर, इसमें कोई संदेह? तो इसमें 0 उसको स्टॉप कैसे करते हैं? सूत्र है। अब ये द्विघात समीकरण के सूत्र जो है उससे अगर कोई सवाल उठाना, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सपोज करिए ये एक द्विघात समीकरण का सवाल है, 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण के सवाल को हम तीन तरह से हल करते हैं। जैसे एक इस तरह का सवाल आता है तो जैसे गुणनखंड विधि के द्वारा करते हैं, अगला पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करते हैं और अगला श्रीधराचार्य सूत्र से हम सरल करते हैं। ठीक है, तो एक मान लीजिए द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र है, इसको इसमें आप सपोज करिए कि श्रीधराचार्य सूत्र बनाना है तो उसमें क्या करेंगे? जैसे x² प्लस b बाई a x प्लस c बाई a बराबर 0। क्या हुआ कि मैंने एक कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा। a जब हम कॉमन लेंगे तो चूंकि a इसमें है तो a इधर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? x² प्लस यहाँ b, और इसके अंदर कोई a नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे? b बाई a कर देंगे, b बाई ax प्लस c बाई a बराबर 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसको इधर भेज देते हैं, x² प्लस b बाई ax बराबर माइनस c बाई a, पक्षांतर करने का। पक्षांतर करने का। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, x का वर्ग प्लस 2 गुणे a का मतलब x गुणे b का मतलब क्या होगा? जो हमारा b बाई ax आना चाहिए, अर्थात क्या हो जाएगा? b बाई 2a। ध्यान दीजिएगा, अगर हम b की वैल्यू जो है b बाई 2a मान लेते हैं तो 100% 2 से 2 कटेगा तो x गुणे b बाई a बराबर ये हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम b बाई 2a का वर्ग कर देंगे। तो जब हम इधर करेंगे तो इधर भी हमको उतना ही करना पड़ेगा, प्लस b बाई 2a का वर्ग। अर्थात आपने क्या देखा? इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसको जब सरल करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ b बाई 2a का वर्ग जोड़ा, अर्थात लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ b बाई 2a का वर्ग जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा? तो x मतलब a का वर्ग, a धन 2ab, a धन b का वर्ग हो गया। तो ये मिलके क्या हुआ? a धन b का होल वर्ग, अर्थात x प्लस b बाई 2a का होल वर्ग बराबर
इसको माइनस सी बाई ए प्लस इसको तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a का वर्ग इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, a और 4a स्क्वायर का जब लघुत्तम लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता क्योंकि योग के क्रम विनिमय नियम में मान को इधर और उधर लिख देने से मान में मतलब उसकी वैल्यू उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता। तो ये 4ac कैसे आया, 4a स्क्वायर में a से भाग देंगे तो 4a आएगा और उस 4a का गुणा c में करेंगे तो 4ac आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो घात है, उसको इधर भेजेंगे तो x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये कैसे हुआ कि ये b स्क्वायर माइनस 4ac को अंडर रूट में कर दिया, क्योंकि ये भी अंडर रूट में होगा, लेकिन 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है 2a होता है, तो मैंने 2a लिख दिया। फिर आगे इसको हम इधर ले देंगे, तो चूंकि वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो x बराबर इसको हम इधर भेजेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, अब x इज इक्वल टू 2a लघुत्तम हो जाएगा 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। यह आपका श्रीधराचार्य सूत्र है, इसे ही हम क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ओके।